आज जिस फनकार से आपकी हम मुलाकात करवाने वाले हैं, जो अपनी बीती यादों में हमें लेके जाएंगे, खैर इनके पास सिर्फ बीती यादें नहीं है, इनके पास किस्से बहुत अनमोल है, खजाना है इनके पास गीतों का, नगमेनिगारी का, कलमकारी का। आज के दौर में भी ये लोगों के दिलों में जीते हैं। इनके अल्फाज की जादूगरी बाकमाल रहती है। जब जब कलम उठाया है इन्होंने, तब तक नया शाहकार पैदा हुआ है। हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं आज, जो हमारे साथ मेरे गुफ्तगू रहेंगे, नन अदर देन समीर साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका समीर साहब। शुक्रिया शिवा, बहुत अच्छा लगा। और एक तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आते ही कहा तुमसे कि मैं तुम्हारी आवाज़ का बड़ा मुरीद रहा हूँ, और आपकी भाषा बहुत खूबसूरत है, आप उर्दू बहुत अच्छा बोलती हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप जिससे भी बात करती हैं उसके बारे में आप काफ़ी कुछ सोच समझ के जान के फिर सवालात करती हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, हम रूबरू हैं। मुद्दत से इंतजार था कि हम एक दूसरे के रूबरू हो जाएं और आपके साथ बड़ा खूबसूरत किसी शायर की एक लाइन है, मुझे याद नहीं आ रहा, कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है मुझे। देर आए दुरुस्त आए, आपके साथ बहुत बातें करनी है। खैर शायरी आपकी तो रगों में है, क्योंकि आपके वालिद साहब अनजान साहब हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा के बहुत नाज गीता नगमेनिगार थे, जिनकी सरपरस्ती में रहकर आपने काफी कुछ सीखा। उनकी बात अगर हम करें तो शुरुआत में वो बहुत खिलाफ थे, क्योंकि आप बैंक का काम कर रहे थे, बैंक में जॉब कर रहे थे। तो जब आप बैंक की नौकरी छोड़कर मुंबई चले आए तो उन्होंने कई सारे सवाल आपसे पूछे थे, आपके जज्बात को ठेस भी पहुंची थी, लेकिन हकीकत से आपको रूबरू करा रहे थे तब। तो बहुत सच था। किस मरहले पे बैंक का काम आप कर रहे थे आपने सोचा, क्योंकि ये पल तो बहुत पहले से रहा होगा आपके ज़हन में, शायरी जो है वो बीज कब बोना शुरू हुआ था? शिवा, उसका सबसे बड़ा रीजन जो था, क्योंकि ये ख्यालात कई बार मेरे जहन में भी बहुत आते थे कि वालिद साहब मुझे क्यों मना कर रहे हैं, जबकि शुरुआती दौर में मेरी रुझान उन्होंने जानबूझ के ऐसी तरफ कर दी थी कि अगर इसमें कहीं भी वो शायरी का कोई भी कीड़ा हो तो वो मर जाए और ये आगे उसको ना लेके जाए। मगर ये जो चीज़ होती है, शायरी करना, एक्टिंग करना, कोई भी क्रिएटिव काम करना, ये आप सोच के नहीं कर सकते, ये अंदर एक गॉड गिफ्ट, इसीलिए हमको बोलते हैं वी आर क्रिएटर। सो वी आर द क्लोजेस्ट टू क्रिएटर। आई थिंक क्रिएटर तो एक ही है, ऊपर वाला, हम तो उसके बनाए हुए लोग हैं। मगर वो अंदर कोई एक चीज़ हमारे अंदर एक्स्ट्रा डाल देता है, जिससे हम लिखने लगते हैं, हम एक्टिंग करने लगते हैं, हम नाचने लगते हैं। वो उसकी आमद के ऊपर है, वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। तो कहीं जब शुरुआती दौर में मेरे जहन में कुछ लाइनें आती थी तो मैं कह जाता था, मगर उस पर कभी सीरियस नहीं होता था। मुझे लगता था कि चलो यार कुछ आया है, इसको लिख लेते हैं। पहले जैसे मस्ती में कोई लाइन लिख ली, कभी किसी को देखा लिख लिया, कभी किसी घटना दुर्घटना से कुछ लिख लिया, मगर कभी उस पर सीरियस नहीं हुआ। बट जो मेरे दोस्त यार थे बड़ी तारीफ करते थे, यार तू कभी कुछ लिखता, अच्छा लगता हम लोगों को। तो मैं धीरे धीरे सोचने लगा, यार अब इसको कलेक्ट किया जाना चाहिए। तो मैंने एक डायरी बनाई, उसमें मैंने लिखना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे बोलते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी हरी मुहूर्त देखी, तो वो फिर क्या हुआ, फिर वैसी संगत होने लगी, फिर कुछ शायर दोस्त मिल गए, फिर उनके साथ गोष्ठियां शुरू हो गई, फिर वाहवाही हो गई, फिर वाहवाही शुरू हो गए, मुशायरे शुरू हो गए, टेलीविजन तक चले गए, रेडियो तक चले गए। एंड फाइनली एक दिन ये डिसाइड किया, और बाकी जो एजुकेशन का काम था वो चल रहा था। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एम काम किया और अब बैंक की नौकरी भी कर ली पिताजी के कहने से। मगर अंदर से कहीं ना कहीं से ये आवाज़ आती थी कि दिस इज नॉट योर डेस्टिनेशन, आप इसलिए नहीं बने हो, आप इसलिए नहीं बने हो समीर, तुम गलत जगह हो, इसको छोड़ दो अगर तुम जिंदगी में कुछ आगे जाना। और मैंने हमेशा पूरी उम्र केवल दिल की सुनी। वाह। और एक रात का फैसला था, मैंने माँ से कहा कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं मुंबई जाऊंगा। और उस जमाने में बैंक की नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात होती थी और मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और मेरी फैमिली, चूंकि हम बहुत ही मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, सो घर वाले बहुत डर गए कि यार एक ही सहारा था, ये अगर चला गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मगर मेरा डिसीजन बहुत फर्म था और मैंने माँ से 500 रुपया लिया और मैं वहाँ से जो निकला तो पीछे मुड़ के देखा नहीं। और फिर तो सारी दुनिया को पता है कि कैसे पिताजी से मिला और उन्होंने क्या क्या सवालात किए मुझसे। और
मैंने उसका क्या जवाब दिया। जो सवालात आपके वाले साहब ने आपसे पूछे, सबसे पहले सवाल तो यही किया था आपसे कि आपने प्यार किया है कभी। हाँ, ये जहन में मेरे बात आ रही है कि कभी कहीं ना कहीं किन्हीं मौकात पर आपने अपने वाले साहब से कभी पूछा, आपने मुझे ये सवाल क्यों पूछे थे? वही, और उसी वक्त क्योंकि उन्होंने खुद मुझसे पूछा ना कि अब तुम पूछो कि मैंने तुमसे ये सवाल क्यों पूछा, तब मेरे जहन में तो चल ही रहा था कि आखिर इन्होंने इस मौके पे सवाल पूछा क्यों। तब जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, और वो जवाब बहुत खूबसूरत था और बहुत ही फिलॉसफिकल जवाब था कि मैं ये जानना चाहता था कि तुम सच्चे आशिक हो या भगोड़े आशिक हो। और जब मैंने कहा कि नहीं, मैंने जब प्यार किया तो प्यार किया, कोई प्यार सोच के नहीं करता, तब उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है एक महबूबा की तरह है, और अगर तुम भगोड़े होगे तो मैं तुमको यहाँ ठहरने नहीं दूंगा, और अगर तुम सच्चे आशिक हो तो मुझे मालूम है कि तुम भागोगे नहीं छोड़ के, तो मैं तुमको अपनी स्वीकृति दे दूंगा। बावफा और बेवफा की बात कही थी उन्होंने। तो उस दिन मुझे लगा कि मेरे पिता कितने बड़े फिलॉसफर थे, और शिबा मेरे ख्याल से जिंदगी के ऊपर इतनी खूबसूरत लाइनें जो उन्होंने लिखी थी कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेके जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। सो उन्होंने जिंदगी में, मैं अपने फादर के बारे में बोलता हूँ कि वो मेरे दोस्त भी थे, मेरे पिता भी थे, मेरे मुर्शिद भी थे, वो सब कुछ थे मेरे, और वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और उनकी सरपरस्ती में रहकर काफी कुछ आपने सीखा। उन्होंने आपको टेक्निक सिखाई, जैसे आप दीवाने थे आनंद बख्शी साहब के। आपके बारे में यही कहा जाता है कि आप बड़ा वो नस पकड़ लेते हैं हर दौर के नौजवान की, और वो दिल की बात कह जाते हैं आप। इसी तरह से मजरू साहब ने हर दौर के जनरेशन के लिए लिखा, हर एक जनरेशन के लिए लिखा। उसी तरह से आनंद बख्शी साहब का भी था, आपके वालिद साहब का भी ऐसे ही कुछ था। तो आपकी संगत और सरपरस्ती, आपके मेंटर, आपके गुरु, ये तीनों रहे आपके जहन में। तो हो सकता है इसका भी एक नतीजा है, टेक्निक्स भी आपने सीखी, आप बहुत बेहतर से लिख पाए। बिल्कुल, जब आपका दौर था तब तो सारे धुरंधर अराउंड थे इंडस्ट्री में। जी बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की, क्योंकि ये कि डर हमेशा दिल में रहता था कि मैं जिनके सामने लिख रहा हूँ वो कौन है। मजरू सुल्तानपुरी हैं, बख्शी हैं, राजेंद्र किशन हैं, इंदिवर हैं, अनजान हैं, ऐसे ऐसे लोग जो सारे के सारे मेरे पिताजी की उम्र के थे, और इन सब का मैं बहुत बड़ा मुरीद था, और मैं इनके सबके गाने मुझे बहुत पसंद थे। ये मेरे अपने पसंदीदा चंद शायर हैं, वो अलग बात है, मगर सब ने बहुत अच्छा काम किया उस दौर में। तो कहीं ना कहीं एक डर रहता था, जब मैं कलम उठाता था तो लगता था यार ये अगर मैं लिखूंगा और कल बाहर आएगा तो ये लोग सुनेंगे तो बोलेंगे क्या लिखा इसने। तो कहीं ना कहीं उस डर ने मुझसे अच्छा काम करवा लिया। क्या बात। और इन लोगों से, ये मेरे साथ जो तुमने सवाल किया कि आप इनकी सरपरस्ती में थे, वो बहुत सही है, क्योंकि मजरू साहब से मैंने बहुत सारी टेक्निक सीखी, बख्शी साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। मजरू साहब से मैंने कमाल की और चीज़ सीखी थी कि अंकल, कई बार जैसे जो बिगिनर्स होते हैं उनको एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको एक दो लाइन तो आ जाती है, उसके बाद लिखा नहीं जाता। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल मुखड़ा तो आ जाता है, अंतरे का थॉट समझ में नहीं आता। उन्होंने इतना अच्छा कहा कि देखो बेटा, बहुत बेस्ट तरीका बताता हूँ। जो मुखड़ा होता है ना, मुखड़ा खुद दो अंतरा कहता है। तो मैंने बोला मैं समझा नहीं। बोले फॉर एग्जाम्पल, गाना, कोई भी गाना ले लो, किसी का भी कोई गाना ले लो, मान लो बारिश का गाना है कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। ये मुखड़ा तुमको आ गया, अंतरा कैसे लिखे? तो बोले पहली लाइन क्या है कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। तो तुम पहले अंतरे में पूरी बरसात को डिस्क्राइब करो कि बरसात कैसी थी, क्या था, बिजली थी, हवा थी, और घटाएं थी, बारिश थी, बूंदें थी। तो अब एक अंतरा तुम्हारा वो हो गया। दूसरा लाइन में तुमने कहा कि एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। अब उस लड़की को तुम डिस्क्राइब कर दो कि जिस लड़की को तुमने देखा वो कैसी थी, क्या था, उसकी खूबसूरती कैसी थी, वो भीगी हुई कैसी लग रही थी, उसने क्या पहना था। बस ये दो अंतरे तुम्हारे हो गए। ये जो दो अंतरे तुम कंप्लीट करोगे तो ये दो अंतरे और दो अंतरे देके चले जाएंगे, और ऐसे ही पूरा गाना चलता रहेगा। So see, ये जो बारीकियां, ये जो बारीकियां हैं, ये जो चीजें हैं, ये अगर वो लोग नहीं मिले होते
तो शायद मैं नहीं सीखता। तो डेफिनेटली जो तुमने कहा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि ये लोग मुझे मिले और इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। सबसे अच्छी बात क्या होता है, जब आप कंपटीटर होते हैं तो एक नोइंगली अननोइंगली एक एनिमिटी कहीं ना कहीं अंदर रहती है कि यार मैं इसे क्यों बताऊं, ये मेरा कंपटीटर। मगर उनको अपने हुनर पे, अपने काम पे इतना कॉन्फिडेंस होता था कि उनको मालूम था कि भाई जो मुझ में है वो मुझ में है, वो कोई लाख बड़ा आ जाए वो दूसरा नहीं बन सकता। इसलिए वो खुल के तारीफ भी करते थे। कभी मेरा कोई गाना अच्छा लगे तो एकदम वो सामने से आके गले लगा के तारीफ करते थे। तारीफों की बात आ गई यहाँ, आनंद बख्शी साहब से आप बारहा चाहते थे कि कभी ना कभी तारीफें करें आपकी, बहुत उम्दा गाने लिखे, फिर उनके पास चले जाते थे, तारीफें नहीं मिलती थी, बड़ा दिल टूट जाता था। लेकिन एक बार राजा हिंदुस्तानी का गाना जब उन्होंने सुना था तो खुद ही आपसे बात की थी फोन पे और बहुत दुआएं दी थी। जी आपने बहुत मोमेंट बड़ा अच्छा रहा होगा आपके लिए, भावुक सा। अरे मत पूछिए, मेरे ख्याल से मुझे सारे सम्मान मिले हैं और मैं अगर आपसे कहूं कि ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा सम्मान जो मुझे मिला वो वही था जो आनंद बख्शी ने मुझे दिया। और मुझे याद है रात को कुछ 9:30 पौने 10 बजे के आसपास मैं घर सिटिंग करके लौटा था और उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं था, और तो उन्होंने लैंडलाइन पे फ़ोन किया और जब घंटी बजे तो मैं उनकी आवाज़ पहचानता था। तो हेलो उन्होंने कहा, तभी मैं चौंक गया, अरे बाप रे पापा जी का फ़ोन है। तो मैंने बोला अंकल सुन, तो हाँ तो मुझसे बहुत बोलता था ना कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैंने दिया भी था, मगर बेटा आज मैं तुझे दिल से आशीर्वाद देता हूँ। आज मैं तेरा गाना सुन के आ रहा हूँ तो मुझे लगा कि शायद वो परदेसी की बात करेंगे या पूछो जरा पूछो की बात करेंगे। बोले नहीं 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 नहीं, ये नहीं, जो गाना मुझे बहुत पसंद आया, जो जिसकी वजह से मैंने तुझे फ़ोन किया, वो गाना है कि तेरे इश्क में ना। और उसमें जो तुमने वो लाइन लिखी है कि दिल मेरा दिल है, तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल मेरा दिल है खिलौना नहीं। जो तुमने कैरेक्टर के दर्द को पकड़ा और जो उस लाइन में जो तुमने बात कही, तो मुझे लगा कि यार एक राइटर ऐसा आया जो किरदार जीने लगा है। और ये जो सामने वाला फनकार है, जो कलाकार है, अदाकार है, उसके भावनाओं से, उसके जज्बात से अब ये वाकिफ़ हो चुका है। अब इसका हाथ कोई जल्दी पकड़ नहीं सकता जी। वो दिन मेरी ज़िंदगी का ऐसा दिन है जो मैं सारी उम्र उसको भूल नहीं सकता हूँ। और मेरे ख्याल से उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि देखो तारीफ़ें तो मिलती हैं, हमारे फ़ैन भी बहुत सारे हैं जो कभी अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं। मगर जब वो लोग आपके बारे में साहिर साहब बात करें, आपके बारे में मजरू साहब बात करें, तब आपको समझना चाहिए कि हाँ यार हमने कुछ ज़िंदगी में थोड़ा बहुत किया है जिसकी वजह से ये मुझे अप्रिसिएट कर रहे हैं। आज भी लोग बोलते हैं कि बख्शी साहब के बाद आपने इतना काम किया, इतने हिट गा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मेरी कम से कम अगर मैं 10 भी जन्म लूँ तो मैं बख्शी साहब के आसपास भी नहीं पहुँच सकता हूँ, क्योंकि उनमें जो बात थी वो केवल उन्हीं में थी। वो दुनिया का कोई भी पैदा हो जाएगा मगर वो पैदा नहीं होगा जो आनंद बख्शी में था। जैसे नौशाद साहब ने एक बार लता जी के बारे में कहा था कि आने वाले दौर में लता से बेहतर सिंगर भी आ सकती है मगर लता नहीं आ सकती। तो किसी ने इस पे लिखा है कि उससे मिलती जुलती आवाज कहाँ से लाओगे, उससे मिलती जुलती आवाज कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज कहाँ से लाओगे। वाह। तो मुमताज जो है वो है हर इंसान की अपनी रूह, जो केवल उसकी होती है और उसके अंदर होती है। वो रूह किसी और में नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही चीज़ आपकी है ज़िंदगी में, ये हाथ पाँव नाक कान मुंह, ये तो सब आने जाने वाली चीज़ है। केवल आपकी रूह जो है वो आपकी अपनी होती है, जिसको हम कभी अपना बोलते नहीं, मगर जब आप गहराई में जाते हैं तब आप रियलाइज करते हैं। रूह जो है उसने आपको हमेशा रास्ता दिखाया कि आपको कहाँ जाना और किस तरह से, किस अंदाज से आपको दिखता है। रूहानी रिश्ता कई सारे लोगों के साथ आपका रहा, जिसमें से आपके वालिद साहब है, आनंद बख्श साहब है, मजरू साहब है, या फिर अगर हम नाम लें आनंद मिलन जी का, उनके साथ भी आपका रूहानी रिश्ता रहा। मैक्सिमम गाने आपने उनके साथ किए और ये टीम बहुत अच्छी रही, समीर साहब और आनंद मिलन। आनंद मिलन को मैं कभी भी अपना म्यूजिक डायरेक्टर नहीं कहता हूँ, दे आर लाइक अ ब्रदर टू मी, दे आर लाइक अ फैमिली टू मी, क्योंकि आनंद मिलन ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। और आनंद मिलन ने ही नहीं, उनके पिता स्वर्गीय चित्रगुप्त जी जो अपने ज़माने के बहुत महान संगीतकार रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि रीजनल फिल्म, मैंने पहली फिल्म जो की थी ओरिजिनल थी, भोजपुरी फिल्म थी, मैभा मतारी नाम था उसका। और उन्होंने मेरे संघर्ष की कम से कम 3-4 साल उन फिल्मों में गाने लिखवा के निकाल दिए, वरना शायद मैं ठहर भी नहीं पाता इस इंडस्ट्री में। और मैंने करीब 117 भोजपुरी गाने लिख डाले उस दौर में।
और शुरुआती दौर में। और वो अच्छा ये था कि मैं ताज़ा आया था वहाँ से यूपी से, और मुझे उस भाषा की पूरी पकड़ थी, तो उनके साथ। और वो ही वॉज द लेजेंडरी कंपोजर, मतलब भोजपुरी फिल्मों में उनको मसीहा मानते हैं। मतलब पहली जो भोजपुरी फिल्म बनी थी उसमें भी चित्रगुप्त जी का म्यूजिक था। और उन्होंने फिर मुझे आनंद मिलन से इंट्रोड्यूस किया, और वहाँ से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। और पहली हिट फिल्म जो हुई, जहाँ से समीर को लोग जानना थोड़ा बहुत शुरू किए, दैट वाज दिल, राइट। और माधुरी दीक्षित के हमेशा आप फैन रहे हैं। अगर हम ये कहें कि आपकी जो मोहब्बत, जिसे हम कहें अधूरी रह गई थी, जिसने आपके अंदर एक और रूमानियत का जुज़ डाला है, जिसे कहते हैं एक शायर, बेहतर शायर तभी वजूद में आता है जब कुछ कमी रही होगी उसके साथ, या रोमांटिक शायर जो है, रोमांटिसिज्म की तरफ जिसका ध्यान जाए, उसने कहीं ना कहीं अपनी मोहब्बत खो दी हो या मुकम्मल नहीं रही हो। हम ये कह सकते हैं मुकम्मल तो आपकी नहीं रही, वो ऊपर वाले को प्यारी हो गई तो वो चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जहन में वो रोमांस उसकी वजह से काफ़ी आया होगा, या जो दर्द है, जो जख्म है, ये सारी बातें उसकी वजह से काफी आई होंगी। उसके बाद माधुरी दीक्षित के लिए आपने कई सारे गाने जो है लिखे, दिल हो, बेटा हो, राजा हो। वो माधुरी दीक्षित का वो क्रेज किस तरह से आया जब आप गाने लिखते थे उनकी फिल्मों के लिए? थॉट क्या रहता था, थॉट प्रोसेस क्या रहता था? नहीं शिवा, मैं क्या, मेरे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान उनका आशिक रहा है। और एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि वो कौन है, ये माधुरी जी को डेडिकेट कर रहा हूँ, कि वो कौन है जो तेरे हुस्न पे फिदा नहीं। हाँ। वो कौन है जो तेरे हुस्न पे फिदा नहीं, मैं बोलता हूँ और कोई बोलता नहीं। वो इतनी खूबसूरत हैं, और उनका हर अंदाज एज एन एक्ट्रेस, एज ए ह्यूमन, बहुत कमाल की लेडी हैं, और बहुत प्यार करती हैं लोगों को जो उनको चाहते हैं, और उनको डिज़र्व करती हैं कि लोग उनको इतना चाहें। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी पहली फिल्म जो है उसमें वो थी, और बहुत मशहूर हुई फिल्म। और उसके बाद मैंने और उन्होंने बहुत काम किया। एक दौर ऐसा भी आया जबकि एक बड़े किसी जर्नलिस्ट ने, तुम्हारे जैसे किसी मंचले ने छेड़ा था कि भाई साजन में ये है कि माधुरी जी संजय दत्त की शायरी पे मरती हैं, तो शायरी तो संजय दत्त की तो थी नहीं, शायरी तो समीर साहब की थी। तो एक बार फिर इनडायरेक्टली वो समीर साहब पे मरती है। तो आई सिटिंग में, तो मैंने छेड़ा तो बहुत मुस्कुरा के टाल गई, बोले समीर जी कमाल है, देखिए लोग क्या क्या सोचते हैं। मगर उनमें है वो बात। और ये जब उनकी फिल्में मैंने लिखी हैं हमेशा कहीं ना कहीं मेरे जहन में रही हैं। और जब उनके लिए लिखता हूँ तो मैं एक ख़ास थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सी द वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर। सो वो जो भी बेस्ट काम होता है मैं कोशिश करता हूँ कि उनके साथ आए। और देखिए जितनी फिल्में रही हैं सब सुपरहिट उनके साथ फिल्में आई हैं। तो वो एक कॉम्बिनेशन ही कमाल था, माधुरी दीक्षित, आमिर खान, आनंद मिलन, मैं, और बहुत सालों एक दूसरे के साथ काम किया। और वो एक दौर था कि उस दौर के जितने भी सुपरस्टार थे, चाहे वो शाहरुख रहे हों, आमिर रहे हों, सलमान रहे हों, सबके साथ काम करने का बड़ा अच्छा मौका मिला। और एक मैं अगर कहूँ कि 60-70 के बाद अगर कोई एक अच्छा म्यूजिक का दौर आया तो 90 ही था, जबकि पूरा मेरे ख्याल से 10-15 साल 20 साल जो था म्यूजिक के लिए ही डेडिकेट हुआ था। उसमें तमाम जो संगीतकार थे, आनंद मिलन, नदीम श्रवण, अनु मलिक, जतिन ललित, इलैयाराजा, रहमान, ये सब एक कमाल का दौर चला। और सारी फिल्मों के म्यूजिक, अभी तो एक गाना कोई हिट हो जाता तो हंगामा होता, पहले के सारे गाने सुपर हिट हो जाते। और आप सोचिए जैसे आपका आशिकी का एल्बम है, उसकी हम बात करेंगे, नजर के सामने जिगर के पास या दूसरे कुछ, वो एल्बम इतना बड़ा हिट हो गया और आज भी वो एल्बम इतना हिट है। एक ही एल्बम में, एक ही फिल्म में इतने सारे गाने और एक ही लिरिसिस्ट वो गाने सारे लिख रहा है, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और आजकल के दौर में ऐसा तो होता ही नहीं है, बिल्कुल चीजें बदल गई हैं। तो आप उस दौर को मिस कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा मिस कर रहे होंगे अपने 90s के दौर। ये ऐसा दौर आ गया है कि जैसे हम बोलते थे कि शादी होनी बहुत जरूरी है और एक फैमिली का होना बहुत जरूरी है। अभी तो ऐसा हो गया कि भाई हर दिन नई शादी हो रही है, तो कहाँ से आपको पता चलेगा कि बीवी कौन है, घर कौन सा है, बच्चा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब पूरी फिल्म लिखते थे तो हमको एक तो कहानी पता होती थी, उसके किरदार पता होते थे, ये पता होता था कि भाई पिछले गाने में हमने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वैसा कोई थॉट रिपीट तो नहीं हो रहा है।
आजकल तो ऐसा हो गया है कि एक एक गाने में 4-4 5-5 राइटरों का नाम है। हाउ इट कैन हैपन? मुश्किल क्या होती है, वो कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन हो ही नहीं सकती। एक राइटर है वो केवल हुक लाइन लिख के जाता है, एक राइटर आता है केवल रैप लिख के जाता है, एक राइटर आता है मुखड़ा। सो इसमें क्या हो रहा है, इतनी बिखर गई हैं चीज़ें। हमारे दौर में अभी हम साजन लिख रहे थे तो हमको पता था ये सलमान का गाना है, ये संजय का गाना है, और ये किस सिचुएशन पे गाना है, इसमें क्या दर्द है। आशिकी में देखो, आशिकी के हर गाने में मैंने कहीं ना कहीं आशिकी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, और हर गाने में कहीं ना कहीं आप देखेंगी तो जो फिल्म की प्रोग्रेशन है वो गानों की प्रोग्रेशन, उनके थॉट्स की प्रोग्रेशन भी वही है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, मैंने एक गाना लिख दिया, दूसरा राइटर आया कुछ और लिख के चला गया, तीसरा, उसको मालूम ही नहीं फिल्म में कहाँ है, क्या किरदार है। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स हैं आज के दौर में, और इसीलिए हम बोलते हैं कि वी वर द लकीएस्ट कि हमको एक इतना खूबसूरत दौर मिला जिसमें बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला। सबीर साहब, और भी गुफ्तगू होगी, बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे बदस्तूर, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक मिलते हैं। फिर याद किया हमने, वक्फे के पार हम हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ महवे गुफ्तगू है इंडस्ट्री का जाना माना नाम, बहुत ही बेहतरीन गीतकार, नगमे निगार सबीर साहब। अभी भी आप बहुत अच्छे गाने लिखते हैं, आप सलमान खान के साथ तो अभी भी आपका सिलसिला जारी है। आप सोचे, साजन फिल्म में आपने उनके साथ काम किया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली अब दबंग 2, अब बताइए तेरे नैना बड़े दगाबाज थे। क्या है शिभा, एक चीज मैंने देखा है कि अगर आपको वक्त के साथ चलना है तो वक्त के साथ बदलना भी पड़ेगा। बदलाव इतना आसान नहीं होता। हर 20 साल 25 साल के बाद जब जवान होती है पीढ़ी, तब वो अपनी एक भाषा लेके आती है, अपना एक थॉट लेके आती है, अपनी एक उम्र लेके आती है। उसके साथ कंपीट करने के लिए कहीं ना कहीं हम जिस दौर में होते हैं, हम इतना काम कर चुके होते हैं कि वो एक बहुत बड़ा जखीरा जो है हमारे जहन में होता है, उसको निकाल के एक फ्रेश, एक अभी एक बूढ़े आदमी को बोलो कि अब आपको जवान होना है तब कितनी मुश्किल होगी समझ, तो वैसे ही है। मगर मैंने कोशिश की, मैं हमेशा नौजवानों के साथ रहा, मैं हमेशा उनके माइंड को रीड किया, और जब जब दौर बदला, और लकीली ये रहा कि मेरे साथ कुछ ऐसे कंपोजर जुड़ गए जिन्होंने उस बदलाव को मेरे साथ एक्सेप्ट किया, और मुझे फ्रॉम हिमेश रेशमिया टू सचिन जिगर, जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शंकर एहसान ला, ए आर रहमान, साजिद वाजिद, प्रीतम के साथ भी मैंने बहुत काम किया। ये तमाम लोग जो मेरे साथ जुड़े, तो चूंकि ये मेरे मुरीद थे, ये मुझे बहुत प्यार करते थे, कहीं ना कहीं चाहते थे मेरे साथ, और जहाँ जहाँ मैं कहीं उलझा, जहाँ जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हुई, इन्होंने बहुत सपोर्ट दिया। और ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि सर क्या है ये आपने इस तरह के रंग किए, कुछ थोड़ा सा नया कर दीजिए। फिर उसमें क्या हो गया, मैं समझने लगा, और समझ के फिर मैं भी अपने आप में नया हो गया। इनफैक्ट ये बात सामने तब आती है जब कुछ होता है आई थी जी, और आपके जहन में ये था कि वो तो शायद जावेद अख्तर साहब लिखने वाले हैं, तो डेब्यू डायरेक्टर थे अपने करण जौहर साहब, तो वो कैसे मुझसे लिख पा रहे हैं? आपने सवाल भी उनसे पूछा था, कुछ होता है, और लैंड माँ गाना है, और सभी के सभी गाने आप देखिए सर चढ़ के बोल रहे हैं। क्या हुआ शिवा, जब एक दौर आया था 1997 का, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दौर था, और 1996 एंड में मैं कहूँ कि मेरे फादर की डेथ हुई, और आपकी जोड़ी टूट गई, वो यहाँ आनंद मिलन के भी का काम बहुत कम हो गया। नदीम श्रवण के साथ हादसा हुआ, गुलशन जी वाज किल्ड, एंड रमेश तोरानी टिप्स के ओनर जो हैं, ये लोग बेचारे जेल में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जितने बैकबोन से सब खत्म हो गए। तो खैर मैं पिताजी के सारे काम वाम करके जब लौटा बनारस से मुंबई, तो पहले तो वही मुझे लग रहा था मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि किसके साथ काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। फिर लकीली जब मैं आया, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प था नहीं, मुझे चूँकि यही काम आता था तो मुझे आना ही था। तो पहला कॉल जो आया था वो यश जी का आया था, और उन्होंने मुझे बुला के घर पे कहा कि देखो बेटा, मेरे पास तो 2 ही राइटर काम करते हैं, तो बख्शी साहब या तुम। तब मैंने चांदनी लिखी थी वहाँ पे, और ये दिल लगी, और दोनों का म्यूजिक बहुत मशहूर हुआ था। तो उन्होंने कहा कि बच्चा है, घर का बच्चा है करण जौहर, जो आदि के साथ भी था और हमारे फैमिली की तरह हैं ये लोग, तो मैं चाहता हूँ वो एक फ़िल्म बना रहा है, कुछ होता है, जो जावेद साहब लिख रहे थे, बट उन्होंने पिक्चर छोड़ दिए, तो तुम इसमें गाने लिखो। सो मैंने बोला अंकल, इट इज़ ब्लेसिंग, ये आपकी है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई ऐसी फिल्म है। और मुझे पता चला शाहरुख हैं, काजोल हैं और रानी हैं, तो एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि शाहरुख के साथ हमने बहुत काम किया था। सो जब कहानी मैंने सुनी, तो अब एक मेरे जहन में कहीं ना कहीं था कि जावेद साहब के साथ एक काम करना चाहता था, तो इसको शायद कोई शायरी वायरी तो नहीं बहुत चाहिए, मगर
मैंने एक मुखड़ा पहले उस पर कुछ लिखा था जो उसको पसंद नहीं आया, तो उसने कहा कि देखो सर, मैं आपको इसलिए मैंने बुलाया है कि मैं एकदम यंग थॉट चाहता हूँ, एकदम सिंपल जैसा आप लिखते हैं, आपकी जो अपनी स्टाइल है वैसा कुछ लिख के मुझे दीजिए। तब जब मैंने मुखड़ा लिखा कि तुम पास आए यूँ मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ हाय कुछ होता है। सो मैंने आधे अधूरे मन से उसको सुनाया। मुझे लगा यार बहुत सिंपल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको लगे यार ये क्या रिजेक्ट कर दे। बट द मोमेंट ही हर्ड दैट ही जंप्ड फ्रॉम वन सोफा टू अनदर, सो उसको लगा कि यार यही चाहिए। और फिर देखो मेरे दिल की बात, मैंने कहीं बोला कि करण यू आर लाइकिंग इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन डू लिटिल बेटर जॉब इन दिस। एंड दैट डे ही सेड कि समीर जी प्लीज, आई गॉट व्हाट आई वांट। अभी आप मुझे कंफ्यूज मत करो, मेरा थॉट मुझे मिल गया और मुझे इतने ही सिंपल और ऐसे ही गाना चाहिए। एंड देन फाइनली यू नो द रेस्ट इज हिस्ट्री। उनके साथ तो खैर आपने फिर कभी खुशी कभी गम वो भी सामने आई है। और सबसे बढ़िया बात है आपने रोमांटिक गाने तो लिखे हैं, साथ में आप जिस तरह से मौजूद साहब की बात करें, आनंद बख्शी साहब की बात करें, आपके वाले साहब की बात करें, जिनको आप मेंटर मानते आए हैं जिंदगी भर, उन्होंने भी वो जो अलग अलग डोज दिया है हर बार। रोमांटिसिज्म पे लिखा, दर्द भरे नगमे लिखे, पैपी सॉन्ग्स लिखे, आइटम सॉन्ग्स लिखे, आपने भी हर एक का वो जायका चखा है, अपना अपना वो मसाला डाल के आपने इस तरह के गाने भी लिखे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस दिन कुछ कुछ होता रिलीज हुई थी, उसी दिन सेम डे एक ही दिन मेरी दो बहुत बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी और दोनों के म्यूजिक में जमीन आसमान का फर्क है। और ये भी किस्सा बताऊंगा तुमको, क्योंकि पहली रिलीज हुई थी कुछ कुछ होता है और फिर आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। एंड यू जस्ट सी द डिफरेंस म्यूजिक में जो है दोनों के। एक तरफ किसी होटल में जाएं, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं और मखना, और वो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, और कहाँ तुम पास आए और तो अब होता क्या है, एक बहुत अच्छी बात, एक संतोषानंद जी बहुत मशहूर शायर रहे हैं, बहुत कमाल, बड़े बड़े पसंदीदा राइटर हैं। उन्होंने एक लाइन लिखी है जो मेरे ख्याल से गीतकारों के लिए इससे बढ़िया डिफिनेशन और कुछ नहीं हो सकती कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो गीतकार को तो हर रंग में ढलना आना चाहिए, वरना आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसा कि चाहे वो आइटम गाना, मेरे नाम से मैक्सिमम आइटम गाने, वो सरकायलो खटिया से लेके मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, तो अनारकली से डिस्को चली से लेके आरे प्रीतम प्यारी, जस्ट नेम इट। सो कहीं ना कहीं एक बार जब आप उस रॉ में बहने लगते हैं, तब आप वही जो मैंने कहा किरदार में ढलने लगते हैं। तो फिर आपको कोई भी किरदार मिले, कोई भी कहानी मिले, आप लिख लेते हैं। और ये एडवाइस भी आपको की गई थी कि किरदार में ढलना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आपके वालिद साहब ने भी आपसे यही बात कही थी कि किरदार में ढलना, एक शायर को किरदार में ढलना है, उसके बाद उसको जहन में रखकर उसको लिखना है, बहुत जरूरी है। वरना क्या होता है, आप एक मीडियम के लिए फिल्म, एक कहानी के लिए फिल्म लिख रहे हैं, गाना लिख रहे हैं, आप अपने लिए नहीं लिख रहे हैं। यही फर्क जो मैं बोलता हूँ गीतकार और कवि में है। कवि स्वच्छंद है, वो लिखता है जो लिखना चाहता है। उसके सामने कोई ये नहीं होता कि एक कैरेक्टर के लिए लिखना है, कहानी के लिए लिखना है। वो एक अपनी एक कहानी बनाता है, अपना एक कैरेक्टर बनाता है और उसके लिए कुछ लिखता है। कभी वो मौसम भी हो सकता है, कभी वो कोई घटना हो सकती है, कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, और उस पर लिखता है। और उसका हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, एक तो कहानी में होना पड़ता है, किरदार के साथ रहना पड़ता है, और सबसे मुश्किल जो है वो है यू आर बाउंडेड बाय सो मेनी पीपल बिकॉज द लॉट्स ऑफ चॉइसेस आर देयर, दे आर द डिसीजन मेकर्स आर देयर। आपने लिखा है बहुत अच्छा, ये आपकी सोच है, वो सामने वाले को नहीं पसंद आया तो क्या करेंगे, वो बेकार हो गया। आपको ढलना पड़ेगा। तो एक गीतकार को डॉक्टर भी बनना पड़ता है, उसको डायग्नोसिस करना पड़ता है कि यार करण जौहर क्या चाहता है और डेविड धवन क्या चाहता है। अगर मैं डेविड धवन का मुखड़ा करण जौहर को सुना दूं तो वो फेंक देगा उठा के, और करण का अगर डेविड को सुना दूं तो वो फेंक देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको उनकी एक हिस्ट्री के साथ माइंड भी ये देखना पड़ता है कि इस आदमी को क्या चाहिए। हाँ, मैं बात करना चाहूंगी शाहरुख खान की। और शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, इनके करियर में बड़ा उछाल आया आपकी गीतकार की वजह से ही, आपकी नगमेनिगारी की वजह से, आपकी शायरी की वजह से, जो उन पे पिक्चराइज हुए गाने। दीवाना की बात करें, ऐसी दीवानगी देखी नहीं, शुरुआती दौर की फिल्म, उस फिल्म के बाद इट वाज अ सुपर डुपर हिट और शाहरुख खान सबकी नजर में आ गए। तो उस फिल्म के गाने वो भी आज हर दिल अजीज है, नौजवान दिलों की धड़कन है।
शाहरुख खान के साथ भी आपका राब्ता बहुत अच्छा रहा, फिर आगे चलकर भी बहुत गाने हैं आपने उनके लिए भी लिखे। तो दीवाना से शुरू होके कभी खुशी कभी गम तक का सफर जो रहा बहुत दिलचस्प रहा, और नो डाउट आज के तारीख में सबसे बड़े सुपरस्टार वो हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छे आदमी। मुझे दीवाना की घटना बहुत अच्छी याद आती है, जरूर सुनना चाहेंगे। बहुत, क्योंकि नदीम श्रवण जो थे वो ऋषि भैया के बहुत बड़े फैन, ऋषि कपूर के, और वो डायरेक्टर जो था उस फिल्म का, राज कंवर, जो अभी नहीं है इस दुनिया में, बिल्कुल। वो ऋषि भैया की इतनी बढ़िया एक्टिंग करता था। तो नदीम हमेशा बोलते थे कि राज भैया अगर आप अच्छा गाना चाहते हैं तो आज ऋषि भैया की तरह कोई एक्टिंग करके कोई उनका एक डायलॉग सुनाइए। तो जब वो आता था तो पहले वो माहौल बना लेता था, उसके बाद बोले हाँ अब हम सिटिंग करते हैं। तो ही ट्राइड कि यार ऋषि भैया मिले हैं अब, क्योंकि उनको लगता था ही इज वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक हीरो हमारे दौर के। और हम लोग तो उनको बहुत हम तो बड़े हुए हैं उनकी फिल्म देख के। मैंने बॉबी 17 बार देखी है, 17 टाइम। तो जब मिले भी ऋषि भैया के साथ तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने आरके की फिल्म की, आप लौट चलें, जो एक ही फिल्म ऋषि कपूर ने डायरेक्ट की थी, और राइट के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी बताऊंगा आपको। चल नहीं पाई, लेकिन चल नहीं पाई, मगर मुझे मेरे साथ एक बहुत अच्छा हो गया कि मैंने आरके में काम किया है। सो उनके लिए काम करने का जब मौका मिला तो हमने बोला यार, और वो भी रोमांटिक फिल्म। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगी आपको, जैसे ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, ये ऋषि कपूर चाहते थे कि उन पे पिक्चराइज हो? ये बल्कि शाहरुख की बात थी। शाहरुख ने जब ये गाने सुने तो शाहरुख ने नदीम भाई को बोला कि भाईजान सारे हिट गाने ऋषि भैया को दे रहे हैं यार, एक अच्छा गाना हमको भी दे दो। तो कहीं ना कहीं अगर शाहरुख और नदीम को एक बहुत अच्छा लगता था कि यार शाहरुख में एक बात मैं देखता हूँ, बहुत जुनूनी लड़का है और कुछ अच्छा करना चाहता है, और चूंकि उस फिल्म में वो किरदार भी उनका बहुत बढ़िया था, तो नदीम ने बोला यार एक गाना इसको भी देते हैं। जब ये गाना बन गया और टाइटल गाना था इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया। सो जब ऋषि भैया ने सुना तब उन्होंने कहा कि यार इतना अच्छा गाना, तो हम लोगों ने बोला भैया देखिए आपके ऊपर तो सारे सुपरहिट गाने आपको दिए, एक तो उसको बेचारे को देने दो। तो बड़ा मजा आया, और वो फिल्म, उस फिल्म के लिए मुझे दूसरा फिल्म फेयर भी मिला था। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। फिलहाल हमें लेना पड़े एक छोटा सा ब्रेक, और भी मजीद बातें करेंगे, गुफ्तगू में मजा आ रहा है। हम मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना चहीदा प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया मैं ब्रेक के पार आपका तहे दिल से खैर मकदम है। आज हमारे साथ है इंडस्ट्री का जाना माना नाम, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, जिनके गीत खुद ही बोलते हैं, सर चढ़ के बोलते हैं, नन अदर देन समीर साहब। कहानियां तो बहुत है, जो गाने आपने लिखे हैं, जो लैंडमार्क है, शाहकार पैदा किए हैं आपने अपनी कलमकारी से। हर एक गाने के पीछे एक न एक कहानी छुपी रहती है। अगर आप बतियाने लगेंगे तो बहुत लंबा सिलसिला चलेगा, लेकिन कोई ऐसी फिल्म और किसी ऐसी फिल्म का गाना, या कोई ऐसी फिल्म जिसके सभी गाने जो है सुपर डुपर हिट हो गए, और किसी न किसी गाने के पीछे ऐसी कहानी है जो आपके दिल के बड़े करीब है, जो आप जरूर यहाँ बताना चाहते होंगे। चाहे वो आपकी फिल्म दिल वाले हो, उस फिल्म का वो गाना कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, या फिर आप ले लीजिए जीत फिल्म का तू धरती पे चाहे जहां भी रहे। शिबा, मैं तो बहुत सारे शोज भी करता हूँ, एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी करता हूँ जिसका नाम है सफरनामा, और उसकी टैगलाइन ही है कि स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग, क्योंकि हर गाने के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। कोई ऐसा गाना आज तक रिकॉर्ड नहीं होता जिसके पीछे कोई ना कोई कहानी हो। कभी कोई बहुत दिलचस्प होती है, कभी कोई बहुत खट्टी, कभी कोई बहुत मीठी, कभी कोई बहुत कड़वी, मगर होती जरूर है कोई ना कोई कहानी। और जैसा तुमने जिस फिल्म का नाम लिया दिलवाले, बहुत कमाल की फिल्म थी, बहुत कमाल का एक किस्सा मुझे बहुत याद आता है। एक दिन नदीम श्रवण और हम बैठे हुए थे, लकीली जैसे आज मैं तुम्हारे ऑफिस में जब आया तो लाइट चली गई, तो हम लोग सिटिंग कर रहे थे और लाइट चली गई। तो श्रवण ने बोला नदीम को कि भाईजान अभी काम करते हैं, कल बैठते हैं। तो नदीम उस दिन बहुत ख़तरनाक मूड में थे। उन्होंने बोला कि उन्होंने सन्नू बोलते हैं कि सन्नू नहीं, सिटिंग तो आज होगी, और आज होगी कैंडल लाइट सिटिंग। तो बोले यार आज तो कुछ खतरनाक मूड में लग रहा है कंपोजर, तो बोले लाओ कैंडल जला दिया गया। करते करते एक सिचुएशन थी दिमाग में जिस पे काम करना था, तो लकली वो लाइन आई जहन में मेरे कि मतलब भाईजान एक बहुत कमाल की लाइन है कि जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। पहले था कि एक ऐसी लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो जैसे ही नदीम ने लाइन सुनी, बोले यार, मुझे पंडित जी बुलाते हैं कि पंडित जी आपने तो कमाल कर दिया यार, अरे तो ये तो गाना आज
शिबा यू कैन नॉट बिलीव ही स्टार्ट क्राइंग। और जब वो नोट लगाया ना, ये तज ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता, एंड ही स्टार्ट क्राइंग। और हम लोग बहुत सब इमोशनल हो गए। अब मैं लिख रहा हूँ, मैं भी उसी इमोशन में लिख रहा हूँ, श्रवण हारमोनियम बजा रहा है, वो भी इमोशन। खैर वो हो गया, उसको लाइट वाइट आई, गाना कंप्लीट हो गया। और नदीम ने बोला कि यार एक काम करते हैं, देखिए। और उस दिन उन्होंने एक बहुत कमाल की लाइन कही कि समीर, एक बात आज मेरी समझ में आ रही है यार, कि जो काम जहाँ से किया जाता है वहीं असर करता है। मुझे लगता है जो काम जहन से होगा जहन पे, जो दिल से होगा दिल पे, जो रूह से होगा रूह पे। आज हमने बहुत रूह से काम किया, बहुत रूहानी काम किया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ऑडियंस, आवाम इस पे क्या रिएक्ट करेगी। शिबा यू कांट बिलीव, हम थिएटर में जब जाके जब सैड पार्ट आता है ना अजय देवगन का, रोंगटे खड़े हो जाते। नहीं रोंगटे हमारे नहीं, एवरीबडी स्टार्ट क्राइंग। ओह, तब उस दिन मुझे 100%, जो मैं बोलता हूँ कि मैंने जिंदगी में हमेशा वही लिखा जो जिया। तो जब आप जो सोच के कोई काम करते हैं ना उसका, और प्रैक्टिकली आपने भी प्यार किया है, आपको भी पता होगा कि जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना तो उसका असर, कई बार आप जो सोचते हैं कि यार आज मैं देखती हूँ अगर ये आदमी मुझे सच्चा प्यार करता है तो आज ये यहाँ मिलने आएगा ही, और आप आंख खोलती हैं देखते हो आदमी आ गया। सो कहीं ना कहीं कई गानों के साथ मेरे ऐसा हुआ। जैसे एक गाना ये था, एक ऐसी लड़की थी, दूसरा गाना नुसरत फतेह अली खान का, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। वो एक लाइन पे वो कम से कम 50 बार गाए और हर बार वो लाइन कट हो जाती थी क्योंकि वो गाते गाते रोने लगते थे। फतेह अली खान। तो वो हुआ क्या कि बोले कैसे होगा, सब टेंशन में आ गए। एक तो उनका क्या था, उनका सिस्टम जो था रिकॉर्ड करने का, वो एक बड़ी चौकी आई, उस पर बैठे, उनको टिपिकल माहौल चाहिए जैसे शो में जैसे। हाँ। एक ढोलक वाला बजा रहा था और हम लोग अंदर, कोई अंग्रेज रिकॉर्डिस्ट था सनी में जो रिकॉर्ड कर रहा था उनको, जिसने उनको लंदन में रिकॉर्ड किया। उसको ट्रिक मालूम था कहाँ कहाँ माइक रखना है, कैसे। अच्छा वो गाते हो कभी इधर कभी उधर, क्योंकि ये लोग स्टेज सिंगर होते हैं। तो उसने करेक्ट सारी प्लेसिंग करके रखी थी कि सर इनको गाने दो, बस मैं क्या लेना है मैं टेक कर लूँगा। अब वो लाइन पे अटक गए। फाइनली गाते गाते एक बार वो लाइन आ गई तो फिर हमने बोला यार नुसरत भाई को ऐसा लगा था, अभी देखते हैं थिएटर में क्या होता है। और वो लाइन जैसे ही आती है ना उस गाने पे, शिबा, वो लाइन है कि मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, इतना बोले रोने लगे। तो उनको बोले मुझे याद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जैसे वो लाइन आई, जैसे वो शिल्पा विदा होकर निकलती है और वो लाइन कादर खान भाई के ऊपर फिल्म शूट हुआ था, अरे बाप रे, मैंने बोला यार उस दिन मैंने ये बात मान ली कि ये बिल्कुल सच है कि जो काम जहाँ से किया जाता है वहीं पे जाके असर करता है। बिल्कुल सही। और धड़कन के गाने तो सुपर हिट। मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे तो जहाँ जहाँ हम जाते थे, पार्लर जाते थे, आइसक्रीम पार्लर, वहाँ बजते थे वो गाने। तहलका मचा दिया आपके गानों ने। वो चाहे आशिकी के हो, दिल के हो, धड़कन के हो, या दबंग के हो, या बीच में जितने भी फिल्में तेरे नाम के हो, so many films, you have done amazing work। समीर साहब, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करते हुए। आइंदा भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। Definitely, we will again sit and discuss lots of things। समीर साहब के साथ हमारी बाकी गुफ्तगू आप अगले संडे भी देखेंगे। देखना नहीं भूलिएगा दिल ने।